नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी सहित जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भारतीय अवाम ताकत दल का जो अभियान या कोशिश अभी फिलहाल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से चल रहा है, भारतीय एकता और भारतीयता आधारित सभी कुछ भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत, आपसी सम्मान, सहयोग सब कुछ जो है स्थापित करने के लिए एक कोशिश, एक अभियान चल रहा है। सुखद और हर्ष की बात यह है कि अब हमारी आवाम भी धीरे धीरे ये समझना शुरू कर दी है कि हमारे देश के लोगों में भारतीयता के आधार पर एकता होना जरूरी है। भारतीय समाज के सुरक्षा के लिए, उसके सुकून के लिए, उसकी सुख शांति के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को महफूज रखने के लिए और हमारा मुल्क जो भारतवर्ष है जिस हैसियत का हकदार है विश्व मंच पर यानी विश्व का सिरमौर बनने के लिए, उसके लिए भी जरूरी है भारतीय एकता। भारतीय एकता में सभी भारतीय भाई बहन माने बराबरी के भाव से अपनी अपनी काबिलियत को निखार करके काबिल सभी है, मौका नहीं है उनको, वो मतलब कि मौका मिले कि वो माहौल नहीं है और कुछ भारतीय भाई बहन जो पिछड़े हैं उन जो आर्थिक रूप से उनको आर्थिक वो समर्थन नहीं है, आर्थिक जो है वो उनको मदद नहीं, तो काबिल सभी हैं। तो उसी काबिलियत के आधार अपनी काबिलियत को संवार करके, निखार करके और अपने अवाम की भी खिदमत करें और मतलब अपने अवाम, अपने भारतीय भाई बहनों की खिदमत करें, इस मुल्क की खिदमत करें और इस मुल्क को विश्व का सिरमौर बनाने में अपनी अपनी काबिलियत और अपनी प्रतिभा का योगदान करके इसको वहाँ तक पहुँचाएं। तो ये काम है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का और वो मुमकिन है, संभव है भारतीय एकता के मार्ग पर चल करके। अब ये तो ये आवश्यकता है इस देश को और हमारी जो भारतीय अवाम को, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, ये सब विखंडनकारी ताकतें हैं इस देश की और भारतीय समाज की और ये राजनीतिक दलों के वेश में है। ये समाज में विखंडन के आधार पर, तोड़फोड़ के आधार पर, भेद विभेद के आधार पर, आपसी नफरत के आधार पर इनकी राजनीति चलती है। तो अब ये भारतीय एकता से और भारतीय अवाम ताकत दल के इस भारतीयता आधारित एकता भाईचारा की मुहिम से
अब इनको बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, तरह तरह के बैठकें कर रहे हैं। अच्छा, और एक विशेषता और है कि कुछ इसकी भारतीय जनता दल की शैली, सिर्फ शैली, तरीके चुरा करके वो भी अपने को कुछ दिखाना चाहते हैं, या भारतीय जनता दल के इस अभियान को उसको मंद करना मंद करने की भी साजिश होगी। और यदि यही शैली दूसरे लोग भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो जनता में एक भ्रम की भी स्थिति आएगी कि भाई वास्तविक कौन है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं, किसी की शैली, किसी का मुद्दा चुराने में बहुत ही माहिर किस्म के हैं। तो इनको पहचानना बहुत आसान है कि सिर्फ शब्दों से कहने से क्या फ़ायदा, क्या वैसा आचरण और व्यवहार करने के लिए वो तैयार हैं। अब जैसे केजरीवाल शायद भारतीयता को के प्रचार को एक एडवर्टीजमेंट प्रचार के लिए उसने 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया कि हम ये जो राष्ट्रीय झंडा है खरीद करके घर घर बंटवाएंगे और इसे भारतीयता आएगी। भारतीयता की कुछ आवश्यकताएं हैं कि आप सबको बराबर मानिए और समानता और सबको सम्मान देने वाली बात। और फिर जब बराबर की बात आए तो उसके अलावा कोई और मस्तिष्क जहन में बात नहीं आनी चाहिए कि भाई फला आदमी किस जात का, किस संप्रदाय का, किस भाषा का, किस प्रांत का, सिर्फ भारतीय है। तो ऐसा व्यवहार करने में वो आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ जो है झंडा वो बंटवा करके, और साथ साथ गुजरात के वो पंचायती चुनाव में कुछ इनको थोड़ी बहुत कामयाबी मिल गई है केजरीवाल महोदय को। तो वहाँ जाकर बोले कि भाई अब हमको ऐसी राजनीति करनी चाहिए जो कि जात धर्म से ऊपर हो। और इसकी नकल, तो नकल करने से जो है वो उनका चरित्र नहीं बदल जाएगा। इस केजरीवाल को देश ने देखा है कि ये कितना झूठ बोलता है, और अपने झूठ को और सफ़ेद करने के लिए ये विज्ञापन का सरकारी पैसे हमारे आपके गाड़ी कमाई के पैसे के बल पर वो विज्ञापन के जरिए वो झूठ को सफ़ेद करता है। जो करतूत उसकी है वह देश का बहुत ही खतरनाक गद्दार है। गद्दार कैसे है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका उस कन्हैया कुमार गिरोह का या कन्हैया कुमार का इसने खुलेआम समर्थन किया था। तो देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इसको समझे कि ये कितना खतरनाक गद्दार है। और जब ये मोदी सरकार, मोदी महोदय उस कन्हैया कुमार को अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, जबकि जरूरत क्या थी कि ऐसा नारा सरेआम लगाना जो है हमारे राष्ट्र भारत के संप्रभुता पर सीधा हमला है। और जब ये कोई व्यक्ति हमारे संप्रभुता पर सीधा हमला करता है तो उसको अदालती प्रक्रिया में हरगिज नहीं डालना है, उसको सीधे सीधे हमारी जो भारतीय सेना को वो हवाले कर देना है, और वो उसको उसी तरह निपटा देगी जिस तरह से हमारी भारतीय सेना दुश्मन की सेना को सरहद पर निपटा देती थी आराम से। इसी बात की ये कि राष्ट्रीय आवश्यकता थी, लेकिन ये राष्ट्रवादी ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए देश के साथ गद्दारी करते हुए इसे कन्हैया कुमार को बस अदालती प्रक्रिया में डाल करके ये अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। और इसके बाद तो देश ने देखा होगा कि फिर कितनी और गद्दारियां जो है देश के साथ शुरू हो गई। ये गद्दार कम्युनिस्ट वाले जो कि कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे ये लोकसभा का चुनाव लड़वाते हैं।
और फिर उसके समर्थन में बॉलीवुड से हस्तियां चली आ रही हैं। और बॉलीवुड से कौन हस्तियां जो अपने को इनकलाबी शायर दिखाता था, जावेद अख्तर और उसकी बीवी जो है शबाना आजमी, वो उस कन्हैया कुमार के समर्थन में जो चुनाव प्रचार के लिए आती हैं, जो कि कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो ये सारी गद्दारियों का जो सिलसिला चालू हुआ, इसका पूरा का पूरा मौका ये मोदी सरकार बीजेपी वालों ने दिया। और इस प्रकार उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी किया देश के वो देश के साथ। और यही नहीं, फिर टीवी चैनलों को मौका दिया इस गद्दार जो है कन्हैया कुमार को टॉक शो चलवाने का। और उस टॉक शो में जो एक न्यूज़ 18 इंडिया का किशोर अजवानी ने तो हद ही कर दिया। वो कह रहा है कि यदि किसी ने ये कह दिया कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? कहने से कोई टुकड़ा तो हुआ नहीं। तो भारतीय जनता दल ने कम से कम 10 वीडियो में ये उस किशोर अजवानी को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐ गद्दार किशोर अजवानी, तू ये बता कि कोई सिरफिरा यानी कोई सिरफिरा मस्तिष्क का, विचारों का कोई व्यक्ति यदि ये तुम्हारी माँ और बहन को तुम्हारे ठीक सामने गाली देने लगे, तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारे मन में उबाल नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? जरूर खोलेगा, जरूर उबाल आएगा, जरूर गुस्सा आएगा। और जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ शब्दों से कह रहा है, कुछ कर नहीं रहा है आपके परिवार या आपके माता बहन के साथ वैसा। तो जहां व्यक्तिगत बात हो कोई एक पैमाना, और देश की बात की हो तो दूसरा पैमाना। ये इस टाइप के गद्दार हैं ये सब। कौन? ये पत्रकार, ये एंकर। तो ये बताना पड़ा था। ये सब के सब पत्रकार पाले जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा। ये पूरा मौका जो है, ये मोदी सरकार ने जो प्रकरण हुआ इसका कन्हैया कुमार का, बने सिर्फ जेएनयू के प्रांगण से ही नहीं, उसने ऐसे नारा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, बल्कि उस कन्हैया कुमार को और भी गद्दारी करने का इस मोदी सरकार ने, बीजेपी वालों ने मौका दिया। यही तो गद्दारी है बीजेपी और मोदी वालों की, मोदी सरकार की देश के खिलाफ, कि इस गद्दार को जो है मौका दे रहा है। और सबसे बड़ा गद्दार तो इस देश का जेएनपीसी और उसका राहुल गांधी है। वो बार बार गद्दारी कर रहा है इस देश के साथ। और पूरा मौका ये बीजेपी वाले और मोदी सरकार दे रही। सुनने में आ रहा है कि कोई वैनिटी कार, वैनिटी माने होता है, जहाँ भी वैनिटी शब्द या अंग्रेजी का शब्द लगा है, माने कि विशेष सुविधा युक्त और यानी संभ्रांतवादी सुविधा युक्त कोई कार का क्लियरेंस वाली बात थी। तो फिर मोदी जी ने अपने पीएमओ ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए उसके इन्फ्लुएंस का दुरुपयोग करते हुए उस गद्दार राहुल गांधी के लिए वैनिटी कार का क्लियरेंस दिलवाया। तो ये हर सुविधा और हर अपॉर्चुनिटी, हर अवसर ये मोदी सरकार, बीजेपी वाले इस गद्दार राहुल गांधी को दे रहे हैं देश के साथ गद्दारी करने का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसको 52 साल का अबोध बालक पप्पू, ये सब तो जो है डाइवर्जनरी, यानी जो है वो भटकाने वाली इनके टैक्स हैं, और इनकी चालें हैं। तो ये केजरीवाल जो है, बात केजरीवाल से उठी थी। केजरीवाल कितना खतरनाक है ये, कि उसे भारत तेरे टुकड़े होंगे और
अब भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थन किया था ये गद्दार केजरीवाल। और फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये सबूत मांगा इसने। बालाकोट स्ट्राइक हुई, फिर इसने सबूत मांगा। और जब उसकी फाइल बन के आई वो कन्हैया कुमार की चार्जशीट वाली, फिर वो फाइल को लेकर बैठ गया 8-9 महीने। और आवाम के साथ क्या गद्दारी किया, खास करके हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन आकर के जो अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ क्या गद्दारी किया इस केजरीवाल ने। कोरोना के महामारी के समय में पिछले साल वो कौन है उसका राघव चड्ढा के द्वारा एक झूठी अफवाह व्हाट्सएप के द्वारा फैलवाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की बसें लगी हैं बॉर्डर पर, आनंद विहार के बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर। तो जितने भी ये मजदूर हैं उत्तर प्रदेश बिहार के, वो लोग जा कर के उन बसों के जरिए अपने अपने घरों में, अब अपने अपने घरों तक वो पहुंच सकते हैं। इसने क्या किया, इसने एक तो राघव चड्ढा जो एमएलए के द्वारा झूठी जो है वो व्हाट्सएप के जरिए झूठी खबरें फैलवाया, अपने अधिकारियों के द्वारा लाउड स्पीकर के द्वारा घोषणाएं करवाया, और कुछ तो घरों में इसने निजता की हद करवा दी कि उन मजदूर भारतीय भाई बहनों का बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवाया इसने। ये गद्दार केजरीवाल, और पिछले साल भी किया और इस साल भी किया। वो क्या शब्दों की नकल करने से वो भारतीय भारतीय एकता का वो वाहक बन जाएगा? इस देश का गद्दार है, गद्दारी रहेगा। बस दुख इसी बात का है कि हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन जो है इसको ठीक से पहचान नहीं पाए, लेकिन अब पहचाना शुरू कर दिए, और इसको माकूल जवाब अब यहाँ के समझदार हो गए तो गुजरात में इसको समर्थन मिल गया, हालांकि ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। अब इसको पूरे देश से मैंने ईवीएम मशीन और मतपेटी से इसको माकूल जवाब मिलने की जरूरत है। बिल्कुल इसको जड़ से इसको उखाड़ने की आवश्यकता है। और यही नहीं, सीए पर जो हिंसा हुई, भड़काने वाले तो जो है ये सब थे जेएनपीसी के राहुल, सोनिया और प्रियंका, लेकिन वो हिंसा करवाने वाला ये केजरीवाल था। केजरीवाल ने अपने ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के जरिए ये हिंसा करवाया इसने। लेकिन ये मोदी सरकार की गद्दारी तो देखिए देश के साथ कि ये ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को तो फंसा रहे हैं। हालांकि फंसाना क्या मतलब कि ठीक है, उन्हें कार्रवाई करें वो ठीक है, और बस उतने को ही वो टारगेट कर रहे हैं, और जो है और वही वो थमा दे रहे हैं टीवी चैनल वालों को, और टीवी चैनल वाले उसी को चर्न आउट कर रहे हैं, पेर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। लेकिन वही मोदी महोदय इस गद्दार केजरीवाल को अपनी नाक के नीचे बचा रहे हैं, इस पूरे एनपीसी को बचा रहे हैं। कृषि और उसी प्रकार की जिस प्रकार इन सबों ने देश के खिलाफ क्या क्या साजिशें की इस एनपीसी वालों वामपंथियों ने, ठीक वही साजिश जो है कृषि कानून के नाम पर जो आंदोलन खड़ा किया, उसमें सारे भारत विरोधी ताकतों का जमावड़ा था, और किसान आंदोलन तो बस नाम मात्र का था, वो मखौड़ा था वो। और क्या कायरता दिखाया इस मोदी सरकार ने, अपने दिल्ली पुलिस के 500 जवानों को पिटवा दिया इसने, इस कायर मोदी ने। और
आतंकवादियों का झंडा जो है लाल किले पर पहली बार लगवाने का मौका दे करके ये देश को शर्मसार कर दिया। इस कार्य मोदी ने, देश शर्म से झुक गया। और क्या सब कहते हैं कि 56 इंच का सीना। अरे 56 इंच का सीना हो, जो भी हो, यानी बेकार की बातें। देश को शर्मसार कर दिया, इन्हें आतंकवादियों का झंडा लगा। और फिर इसके बाद सब झूठ बोलते रहे कि नहीं वो आतंकवादी का झंडा नहीं था, वो तो सिख समुदाय का झंडा था, वो अकाल तख्त का झंडा। ये सब झूठी बातें। अकाल तख्त का झंडा और आतंकवादियों के झंडे में फर्क है। लेकिन इस देश में जब गद्दारों को पाला जाएगा और देश के दुश्मनों को पाला जाएगा तो ऐसा ही माहौल आएगा बिल्कुल कि जितने भी देश के गद्दार हैं, जितने भी देश के दुश्मन हैं, वो झूठ और अफवाह हर वक्त जनता में भी फैलाएंगे, टीवी चैनलों पर भी आकर बोलेंगे। और एक और भी माने डेवलपमेंट हुआ है कि अब बीजेपी के प्रवक्ता, अब वो भी जो भारतीय जनता दल इस कांग्रेस को कांग्रेस न कहकर के कहता है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी। अब बीजेपी के प्रवक्ता भी इन कांग्रेसी जो प्रवक्ताओं की ओर संबोधित करते हुए उनको गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कहना शुरू किए हैं। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि सिर्फ चांडाल चौकड़ी कहने से क्या होगा, शब्दों के उच्चारण से क्या होगा। जब आपके मोदी महोदय और बीजेपी वो नेतृत्व जो है इस चांडाल चौकड़ी की रक्षा करे, उसको पाले, उसके सारे पाप को धुले, उसके आगे घुटने टेके, तो सिर्फ मात्र शब्दों के हेर फेर से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे कि जो आप इन देश के दुश्मनों को उनकी रक्षा करें, उनको पाल रहे हैं, उनके सारे पापों को धुल रहे हैं और उनके आगे जो घुटने टेक रहे हैं। और अपनी आवाम जिसने इनको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया और बीजेपी को सत्ता में लाया, उनको इन देश के दुश्मनों के जब भी संकट आता है, चाहे सीए पर जो हिंसा हो तब भी, और किसी कानून पर जो इतना जो है जो जीवन नारकी हो गया था हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों का, दिल्ली के आसपास वो रहने वाले भारतीय भाई बहनों का, जो न आ सकते थे न जा सकते थे, न उनकी रोजी रोटी उनके रोजगार वो बंद हो गए थे, और उनके परिवार जो है उनको खाने के और जीवन को कायम रखने के लाले वो पड़ गए थे। और कितने किसान भाई की जान चली गई। और वहीं से जो दूसरी लहर फैली है कोरोना की, उससे और उसकी जड़ में है और आज भी चल रहा है। तो इस सब के आगे ये मोदी महोदय का इन देश विरोधी ताकतों को पूरा मौका देना कि वो देश के खिलाफ जो है गतिविधि को जारी रखें। और इसीलिए तो ये बात सिर्फ जो है सिर्फ यहीं तक नहीं है कि मौका, मोदी के मन में जो अंदर जो बैठा हुआ, जो उनके मन में होता है ना कि टू द कोर ऑफ द हार्ट, या विसरल जो इच्छा होती है, जो मंशा होती है, वो निकल के बाहर आती है। और इसलिए उन्होंने लोकसभा में बिल्कुल दिल खोल कर कहा कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। किनको? इन देश विरोधी ताकतों को। तो उनका खुला आह्वान था कि जब तक मोदी हैं तब तक देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए। मोदी की ओर से पूरी खुली छूट है आपको, ये संकेत था उनका। अब धीरे धीरे ये देश वास्तव में जाना चाहेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी महोदय से, कि आखिर इस गद्दार राहुल से और गद्दार केजरीवाल से
और या ममता बनर्जी वगैरह से कितनी और गद्दारियां आप करवाएंगे देश के खिलाफ कि आपकी आत्मा, आपकी कुंडली जो जागेगी? सवाल इस बात का। ये दिन रात जो है भारत के खिलाफ, भारत को बदनाम करना, भारत के खिलाफ गतिविधि और छोटी छोटी बातों को सांप्रदायिक रंग देना। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वो बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको पीटा गया। ये संवेदना नहीं कि भाई वो जिस उम्र के हैं, समाज का दायित्व बनता है कि उसके प्रति वो संवेदना में व्यक्त करें, और उसको बस हिंदू मुस्लिम। तो ये सब के सब जो है उसी तरह से इस देश के लिए बहुत घातक है। और शायद कोई कार्यकर्ता पकड़ा था समाजवादी का, वो बता, नाम तो हम नहीं, समाजवादी का शायद वो मैंने बताया था ना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कुछ कट्टरवादी और हिंसक जो तत्व हैं, वो सब के सब एजेंट हैं किसके? जीएनपीसी के, और बचे खुचे जो सपा के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, वो भी हिंसक है। तो वही जो है समाजवादी पार्टी का कोई वो निकला, और जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कट्टरवादी तत्व था। तो वो मैंने हमारे बुजुर्ग को तो मैंने इस तरह से अपमानित किया ही, और उनको शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाए उन समूह ने, और फिर समाज में घातक हिंदू मुस्लिम करने के चूंकि चुनाव आ रहा है। अब सवाल है कि अब ये हमारी आवाम को फैसला करना है कि इन जो है समाज विरोधी, देश विरोधी और इतनी घातक ताकतों को सर पर बिठाना है कि सर से उतार देना है। वो तो ऐसा ही करेंगे। समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जीएनपीसी वाले हों, वाम दल वाले हों, ये टीएमसी वाले हों, इनको सर पर ढोना है या इनको सर से वो उतार कर फेंक देना है। क्यों कि मताधिकार का अमोघ हस्त्र आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि इनको अब जड़ से समाप्त करने के लिए बिल्कुल मतपेटी पे, ईवीएम मशीन पर जो है इनको माकूल जवाब दीजिए, और तभी जाकर के ये समझेंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अभी भी उनको लग रहा है कि हम इस तरह की घिनौनी हरकतों से जनता को वो भरमा देंगे। अपनी आवाम के विषय में उनकी धारणा वही है कि हम इनको हिंदू मुस्लिम में बांट सकते हैं, इनको कुछ दाना फेंक सकते हैं, इनको जो है वो कष्ट पहुंचा करके या दंगे भी करके इनको हम बांट सकते हैं। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, आप इनके मंसूबों को पहचानिए, इनके खतरनाक जो है वो इरादों को पहचानिए, और जब तक आप माकूल जवाब ईवीएम मशीन पर और बैलेट बॉक्स पर नहीं देंगे, ये आपकी असली ताकत को, असलियत को कभी नहीं कभी नहीं ये पहचानेंगे। इसलिए आपको अपनी असली ताकत, असली पहचान का एहसास उनको करवाना पड़ेगा कि हम आपके इन खतरनाक जो है मंसूबों जो बांट देने वाले हैं और नफरत फैलाने वाला और नफरत फैला करके जो वोट बटोरने का जो मंसूबा है, कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे। इस तरह का आपको संकेत, इस तरह का उनको पैगाम, मैसेज आपको देना पड़ेगा। ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर माकूल जवाब दे करके इनको नस्ल में नाबूद करके इनको जड़ से समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का जो है आपको उठाना पड़ेगा और वो करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, अभी भी वो जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं या पोलस्टर्स जो ओपिनियन पोल दिखा करते हैं, पता नहीं किस आधार पर
वो दिखा रहा था कि थोड़ा बहुत सीट कम हो जा रही है बीजेपी की, लेकिन सत्ता उसी की आएगी। भारतीय और जनता तमाम भारतीय आवाम ताकत दल के पक्ष में तमाम जो की बातें हो रही हैं हमारे भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कि भाई, और जनता इनसे निजात पाना चाहती है, बीजेपी से निजात पाना चाहती है, समाजवादियों से निजात पाना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी से निजात पाना चाहती है, जेएनपीसी से निजात पाना चाहती है। और ये जो प्रायोजित जो पोलस्टर हैं या ओपिनियन पोल मेकर्स हैं, वो अलग ही अपना गीत जो गा रहे हैं, अपना गाना संगीत गा रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये पूरा मीडिया और पूरा ये इस तरह के जो सेफोलॉजिस्ट या ओपिनियन पोल करने वाले, ये सब धराशायी हो जाएंगे, सारी पार्टियां धराशायी, बशर्ते आप भारतीय भाई बहन अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे कि इनसे निजात पानी है, और निजात स्वयं को नहीं, देश को भी, भारतीय समाज को भी। और एक बार कोई ये जो है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो सिखाए पड़े छोटे भैया आते हैं जो कि बात करते हैं भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से, वो बातों में कहा कि भाई, क्या भारतीय एकता के तहत जो क्या मूल्यों को हम पास में बिठाएंगे। पहले उनकी मानसिकता को जरा पढ़िए। वो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी क्या सिखाया पढ़ा छोट भैया, कह रहा है कि क्या हम मूल्यों को पास में बिठाएंगे। अब उसको कौन समझाए कि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम मुल्ला नहीं हैं, न हम मुसलमान हैं, हम तो भारतीय हैं, लेकिन ये वाले ये अपने भारतीय मानने को तैयार नहीं है। तो इनको जब तक इन ताकतों को माकूल जवाब नहीं मिलेगा, तब तक ये ऐसी ही जो है गंदी हरकतें करते रहेंगे। और भारतीय आवाम ताकत दल कहता है कि भाई, भारतीयता के माहौल में न कोई मुल्ला है, न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है, न कोई पंजाबी है, न कोई बंगाली है, न कोई उड़िया है, न कोई तमिल है, न कोई मलयाली है, सब लोग भारतीय हैं। सबको एक साथ में बैठना होगा, सबको एक साथ में खाना होगा, सबको जो है वो गले लगाना होगा, सबको सम्मान जो है समान रूप से इज्जत और प्रतिष्ठा देनी होगी, सबको जो है वो समान रूप से सम्मान देना होगा। इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल ये भी अर्ज करना चाहता है कि जातियों और जातियों में उपजातियों जो फंसे हुए हमारे भारतीय भाई बहन और उनको फंसाने वाले उनके नेता, छोटे छोटे नेता, अनुप्रिया पटेल, प्रकाश राजभर, संजय निषाद और तमाम होंगे, इनके भी मोह माया जाल से बाहर आए और भारतीयता के माहौल का एहसास करें और भारतीय भाईचारा माहौल का लाभ उठाएं और अपने को भारतीय समझें। तो एक हों, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी। अब भारतीय आवाम ताकत दल को यदि आपने आशीर्वाद दिया तो वो चीज़ बिल्कुल सत्य रूप में, यथार्थ रूप में, मूर्त रूप में आपको वो इज्जत भी देगा और भारतीय नागरिक का, और वो प्रतिष्ठा भी बख्शेगा और खिदमत भी उसी अनुसार आपकी करेगा, आपकी सेवा भी करेगा। और तब आपको एहसास होगा। तो इस सब के पीछे जो है, जो एक सामंतशाही और संभ्रांतवादी कट्टरवादी सोच है, कुछ तत्व हैं जो पूरे सिस्टम पर जो है हावी होना चाहते हैं। उनकी साजिश, उनकी चाल है और उन्हीं को हमारे आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह ने चिताया। तो ये सब के सब जो है
काले अंग्रेज हैं, खतरनाक किस्म के काले काले अंग्रेज हैं। भाजपा हो, जीएनपीसी हो, वामदल हो, आपके समाजवादी पार्टी हो और टीएमसी वाले हों, बहुजन समाज पार्टी वाले हों, शिवसेना, एनसीपी, वाईएसआरसी, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, सभी ये सब खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं जिनको भगाना जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह के आदेशों का, उनके आदर्शों का पालन करना है। तो कोई फर्क नहीं करना है। अब ये समाजवादी किस मुंह से आते हैं? जब इनका देखिए माने किस तरह से इनकी अप्रोच है। समाजवादियों का शासन जो है वो देखा गया, खास करके बिल्कुल लेटेस्ट में यह अखिलेश यादव का पूरी पूरी गुंडागर्दी, और उनके एमएलए जो है हर एक थाने को कब्जा कर लेते हैं और उस थाने का और पूरी पुलिस व्यवस्था का बिल्कुल अपने विरोधियों को अपने विरोधियों को दबाने के लिए और उनसे अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए पूरी जो है पुलिस व्यवस्था या वो थाने का दुरुपयोग करते हैं। ये इनकी वो कल्चर है। और इसके अलावा किसी की संपत्ति हो, किसी के मकान हो, किसी का फार्म हाउस हो और किसी का पेट्रोल पंप हो, सरेआम जो वो कब्जा कर लेंगे। और इनकी गुंडागर्दी से इनके कार्यकर्ता भी जो है कोई नेता भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि इसी तरह की गुंडागर्दी जो है जीएनपीसी में भी है। वो प्रियंका चतुर्वेदी जो है जो कि प्रवक्ता थी इसकी जीएनपीसी की, उसके साथ भी जीएनपीसी के गुंडों ने दुर्व्यवहार किया था और जीएनपीसी के गुंडों के दुर्व्यवहार के कारण ही जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी जीएनपीसी छोड़ करके चली गई शिवसेना में। तो कह रहे शिवसेना में जीएनपीसी में कोई फर्क नहीं है, और उसे जीएनपीसी ने तो स्थापना किया था, यह बनाया था इसे जो है वो शिवसेना को। तो ये से समाजवादी पार्टी का मतलब है कि देश में गुंडागर्दी और किसी खास जाति विशेष का चपरासी से लेकर के टॉप पोजीशन पर मिलेगा, और जितने भी वाइटल और क्रूशल पोजीशंस पर वही सब मिलेंगे। और हर नौकरी और हर बड़े बड़े नौकरियों के चुनाव में पूरी धांधली होगी। पीसीएस में लोगों ने आपने देखा था कि हर पीसीएस के रिजल्ट में 98% वही थे और बाकी 2% यानी कोई और मिलता था। शिक्षा में क्या है, पूरी नकल, फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री, इसका पूरा अंबार और पूरी लूट। ये है इनका समाजवाद। तो ये बताने के बजाय बीजेपी कभी नहीं ये बताती है। क्या कहती है? टोटी चोर। टोटी वाली बात पर क्या करके उसके सारे पाप को ढकती है। उसी प्रकार जिस प्रकार जो है गद्दार राहुल की सारी गद्दारी को छिपाते हुए या पप्पू। तो ये इस तरह की साजिश जो है बराबर बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है कि इतनी खतरनाक समाजवादी पार्टी को बस टोटी चोर। इससे क्या होगा? पूरे समाज के लिए अभिशाप है ये वो समाजवादी पार्टी, और उसी प्रकार अभिशाप है ये आपके जो है बहुजन समाज पार्टी, और उसी स्तर की अभिशाप है ये टीएमसी और उसकी ममता बनर्जी है इस मुल्क के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए। तो बार बार बात उठती है कि संभ्रांतवादी या सामंतशाही ताकतें। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के जहन में बात आती हो कि भाई ये सामंतशाही क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो उसका एक नमूना जरा देखिए कि सामंतशाही व्यवहार के या सोच के लोग कैसे होते हैं। जो नेता होता है ना, तो वो बड़ी इच्छा होती है कि लोग उसका पैर छुएं। अक्सर आपने देखा होगा, मान लीजिए नेता है, मान लीजिए 60 साल का,
और इवन जो 40 साल के भी नेता होते हैं वो भी सोचता है कि यानी 60 साल के 70 साल के 80 साल के लोग उसका पैर छुएं। ये एक समझदारी सोच है। और उसके आगे भी तो देखिए, मान लीजिए 60 साल का या 65 साल का वो नेता है, उसके वो चाहता है कि जितने भी लोग आकर उसका पैर छुएं। उसका कोई बेटा है, अभी जन्मा है और मुश्किल से 15 साल या 16 साल या 18 साल का है, वो भी जो है नेतागिरी वाली लाइन में आ गया है। वह भी उम्मीद करता है कि जो 60 साल के, 70 साल के, 75 साल के हैं, वो लोग भी आकर के उसे 15-16 साल वाले जो लड़का है उसका पैर छुएं। और इसीलिए वो अक्सर जो है वो कैसे संबोधित करता है, जरा इसको गौर से सुनिए। वो कभी नहीं उनको कहता है कि अंकल जी, ताऊ जी, चाचा जी, ये नहीं बोलेगा। बाबू साहब, पंडित जी, मौलवी साहब, मौलाना साहब, जब भी इस संबोधन से करे वो छोटा सा लड़का 15-16 साल का, किसको, जो उम्र दराज के लोग हैं, कि पंडित जी, बाबू साहब, ठाकुर साहब और मौलाना जी, मौलवी साहब, यही इसी तरह का संबोधन ही दिखाता है कि वो समझदारी सोच का है। और यदि वो उसको आदर देना होता तो बोलता कि ताऊ जी, चाचा जी, अंकल जी, ये संबोधन होता। बाकी समाज यही करता है जो तो ये नमूना है एक समझदारी सोच का। और वो जो है 15-16 साल का जो अभी भी नेता में अभी पैदा हुआ है, वो अपेक्षा करता है कि 70 साल के, 75 साल के बुजुर्ग लोग उसका पैर छुएं। ये सोच होती है, एक नमूना है आपके सामंतशाही और सम्राटवादी जो कट्टरवादी लोग होते हैं उनकी सोच का एक नमूना आपको बताया। तो यही ताकतें और बड़ी खतरनाक ताकतें होती हैं। इनका आवाम से कुछ भी लेना देना नहीं होता, इनका देश से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। ये अपनी साजिश के द्वारा पूरे सिस्टम पर, पूरे सरकार पर, पूरी व्यवस्था पर, पूरे तंत्र पर ये हमेशा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए साजिशें करती रहती हैं। ये स्टिकर जो है खरीद लिए हैं, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वो हिंदुत्व, कुछ इन बातों से, इन सामंतशाही ताकतों को, सम्राटवादी ताकतों को, कट्टरवादी तत्वों को कोई मतलब नहीं। न उनको हिंदुत्व से मतलब है, न उनको राष्ट्रवाद से मतलब है, न उनको भारतीय सांस्कृतिक बस उसका स्टिकर लगा लिया। स्टिकर लगा करके फिर समाज विरोधी, देश विरोधी हरकतें वो करते रहते हैं, अपना वर्चस्व जो है स्थापित करने के लिए पूरे सिस्टम पर। ये तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे पूरे माने जो भारतीय समाज के लोग जो है वो भारतीयता के आधार पर पहले एक हों, और एक होकर के सिर्फ उनको वोट की ही चोट इनको मिलती है, बाकी और कोई चोट इनको असर करती नहीं, क्योंकि इनकी खाल बड़ी मोटी है। और वो रिनो सिरास वाली रिनो एक होता है ना गांडा, तो गांडा की खाल बड़ी मोटी होती है, उससे भी मोटी खाल जो है जो इन समूह की है, इनको और कोई चोट असर करती ही नहीं है, सिर्फ वोट की ही चोट इनको असर करती है। और वो चोट आपको देना होगा तभी इनको, किस पर, ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, वो भी शांति से, कोई दिखावा नहीं, कोई जान न पाए। और इस तरह से इनको नष्ट में नाबूद करिए कि इनको पता भी नहीं चले और इनका अस्तित्व मिट जाए। और इस देश के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो दिन रात ये गंदगी फैलाना, हिंदू मुस्लिम कराना,
समाज में नफरत कराना, फिर दंगे करवाना, बस यही इनका काम ही है। ये कभी इस देश के नहीं हो सकते, अपनी आवाम के नहीं हो सकते। ये सिर्फ हमारा ही कहना नहीं है, हमारे जो पहले जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो है क्रांतिकारी और देशभक्त रहे हैं, वो हमारे भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। ये उनका दृष्टिकोण रहा है, ये उनकी सोच रही है, ये उनकी खोज रही है, और ये खोज बिल्कुल 100% सही है कि वो बहुत खतरनाक, इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। अरे सारा और देश कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं, जापान कहाँ पहुँच जा रहा है, जर्मनी कहाँ पहुँच जा रहा है, और हम इसी हिंदू मुस्लिम में दिन रात ये फंसाए रहते हैं। तो अब तो आपको फैसला करना है कि आपको उनका शिकार जो है बनते ही रहना है, कि आपको अपनी ताकत का उनको एहसास कराना है, आपको अपनी असली पहचान का उनको एहसास कराना है कि हम आपके उस साजिश के शिकार होने वाले अब नहीं हैं। तो इस सब का जवाब है मत पेटी पर, बैलेट बॉक्स पर, ईवीएम पर इनको नस्ल में नाबूद, जड़ से उखाड़ना और जड़ से समाप्त करना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वेलवेट रेवोल्यूशन, बिल्कुल शांतमय क्रांति, बैलेट बॉक्स के जरिए, ईवीएम मशीन के जरिए। कुछ लोग ईवीएम मशीन की भी शिकायत कर रहे थे कि उसमें कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी होती है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। होती तो है। अब इसको चुनाव आयोग भी बड़ी सफाई से जो है, जो सत्ता पक्ष या जिसका फेवर करना चाहता है, जिसे मान लीजिए जितनी भी ईवीएम मशीनें होती हैं उसमें सर्टेन परसेंटेज 10% और 15% इस टाइप की मशीन होती हैं, और कभी कभी मिल भी जाती है। और सैंपल चेकिंग में वो सैंपल चेकिंग में वो डिटेक्ट भी नहीं होती है। लेकिन यदि पूरी आवाम एक हो जाए और काफ़ी परसेंटेज में एक हो जाए, तो इतनी थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी जो चुनाव आयोग की ओर से होती है, वो भी ओवरकम हो जाएगी। तो इलाज जो है आपके पास है कि आप जो है वो भारतीयता के आधार पर एक होकर के एक मुश्त इनको जवाब दीजिए, वो उस पर, यानी वो बैलेट बॉक्स पर, ईवीएम मशीन पर, और बाकी चीज़ों का समाधान। अब आपको जो है इन गद्दार चैनलों से भी मुक्ति मिल जाएगी, इनसे भी मुक्ति मिल जाएगी, और एक स्वच्छ वातावरण का एहसास आपको होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।